नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नीतीश। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं 3.5 कक्षा 10 चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.5 करने वाले हैं। इसकी पहली वीडियो जो थी ग्राफिक थी, उसके बाद हमने प्रतिस्थापन से फिर विलोपन से हमने सीख लिया। अब यहाँ पर हम सीखेंगे इन सारे क्वेश्चंस को किस विधि से करना, वज्र गुणन विधि। जी हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। आपको मैं बता भी चुका हूँ कि किस तरह से हमें निकालना होता है। प्रतिस्थापन विधि से किस तरह से निकालते थे, विलोपन विधि से किस तरह से सॉल्व करते थे, सब कुछ सीख लिए हैं। यहाँ पर हमें सीखना है वज्र गुणन विधि से, ठीक है ना। अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। जिसका कोई हल नहीं है या इसके परिमित अनेक हल है, अद्वितीय हल की स्थिति में इन्हें वज्र गुणनखंड की विधि से ज्ञात करो। अगर इसका अद्वितीय हल है, इसके मैंने आपको कंडीशन बताई थी ना कि जब भी दो रेखाएं हमारे पास होती थी तो इस फॉर्म में होती थी, वो इस फॉर्म में होती थी। पहली रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी जो होती थी वो होती थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, राइट। इस सिचुएशन में बताया था अद्वितीय हल होता था अगर हम a1 अपान a2 कर दें, वो अगर इक्वल नहीं आता था b1 अपान b2 के, तो इसे हम अद्वितीय हल बोलते थे। अद्वितीय हल होता था नहीं। अद्वितीय हल का मतलब होता है जिसका कोई दूसरा हल ना हो, सिर्फ एक ही हल हो। सिर्फ एक हल होता था उसे कहते थे, एक हल होता था, ठीक है ना। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर a1 अपान a2 करने पर वो b1 अपान b2 के इक्वल आ जाता था, तो इस सिचुएशन में हमें c1 अपान c2 निकालना होता था। लेकिन अगर वो बराबर नहीं आता था उसके, तो इस सिचुएशन में रेखाएं क्या होती थी, हमारी समांतर होती थी, समांतर होती थी। और इस सिचुएशन में हम ये भी सीखे थे कि जो रेखाएं होती थी उनके असंगत होती थी। रेखाएं क्या होती थी, असंगत। असंगत का मतलब ये होंगी कि मिलती ही नहीं थी, जिसकी वजह से इसके कोई हल नहीं निकलता था। कोई हल निकलता था क्या, इसका कोई हल नहीं, क्योंकि इस सिचुएशन में रेखाएं समांतर ऐसे जाएंगी, ऐसे। तो इनका कटान बिंदु जो होता है वही तो हमारा बिंदु होता था एक्स और वाई का। लेकिन जब ये रेखाएं समांतर होंगी तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो दोनों में लाई करेगा। इस वजह से हमें ये निकालना होता था। तीसरा सिचुएशन आपको बताया था कि अगर a1 अपान a2 आ जाता है b1 अपान b2 के इक्वल, तो उस सिचुएशन में हमें c1 अपान c2 भी निकालना होता था। और बाई द वे अगर खुदा खास्ता तीनों बराबर आ जाते थे तो उस सिचुएशन में रेखाएं क्या हो जाती थी, संगत हो जाती थी, यानी एक के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाती थी। तो जब संगत रेखाएं हो जाती थी, संगत होती थी, इस सिचुएशन भी संगत होती थी एक पॉइंट पर। और इस सिचुएशन में संगत हर पॉइंट पर संगत, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, तो इसके अनंत हल होते थे। क्या होते थे, अनंत हल या अनेक हल कह सकते हो, अनेक हल, है ना। तो उसमें ये कह रहा था पहले क्वेश्चन में कि जिस किसके परिमित रूप से अनेक हल है। हमें यह बताना है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या फिर किसका अपरिमित रूप से अनेक हल। तीनों सिचुएशन बताना है। अगर अद्वितीय हल की स्थिति में उसका वज्र गुणन विधि से हमें आंसर भी निकालना है, ठीक है ना। अगर अद्वितीय होगा, अद्वितीय का मतलब कि ये सिचुएशन जब बनेगी a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, जब ये कंडीशन बनेगी तो हमें उसका x और y का आंसर निकालना है, वो भी वज्र गुणन विधि से, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो आपको करना आता है, यहाँ तक तो पता कर लेंगे ना कि ये रेखाएं a1 b1 c1 a1 b1 c1 निकालने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से पता कर लेना है। अगर वो बराबर नहीं आता तभी हम आगे सॉल्व करेंगे वज्र गुणन विधि से। अगर नहीं बराबर आ रहा है, इसके अलावा अगर या तो अनेक हल होंगे या तो फिर कोई हल नहीं होगा, तो इन दोनों सिचुएशन में वहीं पर आंसर छोड़ देंगे, आगे करना ही नहीं। तो सिर्फ उसने यही कहा है कि जिसका अद्वितीय हल होगा, यानी ये वाली कंडीशन जिसमें बनेगी उसे हमें आगे करना होगा, ठीक है ना। तो सॉरी, काम हो गया मेरे को बहुत तगड़ा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है x माइनस 3y। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। स्टार्टिंग पहले क्वेश्चन से करते हैं। पहले का पहला क्वेश्चन दिया है x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू, नहीं, x माइनस 3y माइनस 3, एक्स वाई माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। और हमने बताया था कि जब हम उसको a1x प्लस b1y प्लस c1
से कंपेयर करते हैं तो ये सी वाला भी इधर उधर इक्वल टू में 0 ही होना चाहिए जब भी वज्र गुणन विधि लगाते हैं तो, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे इस यहाँ से a1 कितना मिलेगा आपको, तो a1 आपको मिल जाएगा x का गुणांक 1, फिर b1 कितना मिलेगा, तो b1 जो होता है y का गुणांक -3 और c1 आपको मिल जाएगा -3, ठीक है ना। ओके, आओ अगला क्या दिया था, अगली लाइन हमारे पास दिया है ये वाला इक्वेशन ना, 3x - 9y 3x - 9y 3x - 9y 3x - 9y -2 बराबर 0 -2 बराबर। तो इस सिचुएशन में जब आप निकालोगे तो a2 निकलेगा ना यहाँ से, तो a2 कितना मिलेगा आपको 3 मिलेगा और यहाँ से b2 कितना मिलेगा, b2 मिलेगा -9 एंड c2 इक्वल टू c2 2 कितना हो जाएगा -2। तो हमें निकालना होगा क्या a1 अपान a2 पहले, तो a1 अपान a2 निकाल लो, तो a1 अपान a2 क्या होता है, a1 है हमारे पास 1 है, अपान a2 कितना है 3 है, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे b1 अपान b2, तो b1 अपान b2 जब निकालोगे तो b1 कितना है -3 है, अपान b2 कितना है -9 है, नहीं तो माइनस माइनस कट जाएगा, 3 1 कम 3 3 3 करना, आगे हमारे पास 1/3, ठीक है ना। तो जब ये दोनों बराबर आ गए तो हमें c1 अपान c2 भी निकालना पड़ेगा, c1 अपान c2, c1 है हमारे पास -3 अपान c2 है -2, राइट, माइनस माइनस कट गया, यहाँ पर आ गया 3/2। तो जब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा हियर, यहाँ उसके आगे नीचे लिखना है आपको, यहाँ a1 अपान a2 तो है किसके, b1 अपान b2 के बराबर, देखो ना ध्यान से, a1 अपान a2 1/3, b1 अपान b2 भी 1/3, लेकिन ये c1 अपान c2 3/2 के बराबर नहीं, यानी c1 अपान c2 आपस में बराबर नहीं। तो इस सिचुएशन में रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, क्या होंगी, समांतर होती है ना, आपको पता होना चाहिए, सब बता चुका हूँ, समांतर होंगी। तो जब यहाँ पर समांतर होंगी अतः इसके कोई हल नहीं होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। अब मैंने आपको बताया कि बच्चों की जब इसका कोई हल नहीं होगा तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे, आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ तक इसको शो कर देना, बस हो गया। अगर यहाँ पर ये सिचुएशन ना बनती, ये दोनों ही बराबर ना आते तो फिर आगे वाला निकालते ही नहीं, यही दोनों बराबर नहीं होते तो आगे नहीं बढ़ते ना, तो इस सिचुएशन में हम फिर वज्र गुणन विधि से निकालते। हम अगला क्वेश्चन करते हैं, जब इसमें बराबर नहीं तो निकालने से कोई मतलब नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको हम वज्र से सीख लेंगे किस तरह से निकालते हैं। चलिए आइए, समझ में आ गया ना, पहले आप देख लो ध्यान से, कुछ नहीं था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जिसे हम पीछे कर चुके थे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड देख लिया जाए, आइए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड वाला। सेकंड बताऊंगा, उसके बाद थर्ड और फोर्थ आप लोग अपने से करोगे, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं बताने वाला क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हम कई बार सीख चुके हैं, वही है सारा। इसको देख लो, सेकंड नंबर 2x + y, क्योंकि अभी फिर इसी तरह क्वेश्चन ढेर सारे मिलने वाले हैं तो वहां पर आप कवर कर देंगे। 2x + y बराबर 5 दिया है, यही दिया था ना, -2x + y बराबर 5। हाँ, तो हमको पता है कि इसको हमें इधर लाना होता है इस सिचुएशन में, जब भी हम वज्र गुणन विधि लगाते हैं तो +y, इसको -5 इधर लाओ बराबर। जब इसकी कंपेयर करोगे a1x + b1y, तो बताओ a1 बराबर कितना मिलेगा आपको 2, b1 बराबर कितना मिलेगा आपको 1 एंड c1 = -5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती है ना आपको। ओके, उसके बाद उसने ये कहा है आगे, अगली हमारे पास इक्वेशन था ये 3x + 2y बराबर 8, 3x + 2y बराबर 8। एक बार मिला लेते हैं, 3x + 2y बराबर 8 इसको इधर लाएंगे तो 3x + 2y - 8 बराबर, ठीक है ना। डालना मतलब इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको डालिए, ठीक है, बाकी कोई काम नहीं है इसका, हो सकता है अभी जरूरत पड़ जाए आगे, बाकी कोई जरूरत नहीं है, इसको डाल नहीं सकते हो, नहीं भी डाल सकते। अब यहाँ से आप देखोगे तो बताओ a2 कितना मिलेगा, तो आपको a2 दिख रहा है 3 है, b2 क्या होता है, y का गुणांक होता है, y गुणांक 2 है एंड c2 = जो होता है -8 है। तो अब इतना काम करने के बाद हमें फिर से a1 अपान a2 निकालना होता है, तो a1 अपान a2 कितना होगा, a1 कितना है हमारे पास 2 है, 2 और बटा a2 कितना आया है 3, इतना ही होगा। फिर b1 अपान b2 कटेगा ही नहीं ना, तो इतना ही रहेगा, b1 अपान b2 निकालोगे तो b1 हमारे पास आया है -1 है, सिर्फ अपान b2 कितना है 2 है,
ये गलत किए हैं, नहीं नहीं सही, 2/3 है, ये 1/2 है। तो जब यही दोनों बराबर नहीं है तो अगले निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा ना कि जब दो नहीं बराबर है तो अगला मत निकालो, जरूरत नहीं। अगर निकाल भी दे रहे हो तो गलत नहीं है। अगर C1/C2 आप निकाल रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। C1 कितना था, -5 अपान C2 -8, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5/8, आ गया 5/8। देखो अब इस सिचुएशन में आप देख रहे हो, ध्यान से आप देख रहे हो, यहाँ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना। देखो ना, A1/A2 2/3 और B1/B2 1/2, तो दोनों बराबर थोड़े ना है, तो इसलिए A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो इसके कितने होना होंगे, इसके आगे के यहाँ पर मैं लिख देता हूं, अतः इसके यहाँ पर लिखेंगे, अतः इसका अद्वितीय हल होगा, अतः इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। अतः इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। लेकिन अब क्वेश्चन में ये कहा था अगर इसका अद्वितीय हल होगा, अगर इसका अद्वितीय हल होगा तो हमें क्या करना है, देखो अगर अद्वितीय हल है तो उससे वज्र गुणन से विधि से इसे ज्ञात भी करना है। तो आइए वज्र गुणन विधि लगाते हैं। तो वज्र गुणन क्या कहती है, वज्र गुणन क्या कहता है, वज्र गुणन क्या कहता है, वज्र गुणन क्या कहता है आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हम वज्र गुणन इधर लगाएंगे, तो वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर लिखेंगे वज्र गुणन, क्या लिखेंगे, वज्र गुणन। वज्र गुणन विधि क्या कहती है कि पहले जो यक्स है उसको लिख दो, यक्स अपान कर दो इक्वल टू वाई अपान कर दो इक्वल टू 1 अपान कर दो, ऐसे ही बताया था। फिर आपको बताया था कि यहाँ पर BC लिखना है, BC से BC ही घटा देना, BC के बाद CA लिखना है, CA से CA ही घटा देना। फिर यहाँ पर AB लिखना है, AB से AB ही घटा देना। ये फार्मूला बना रहे हैं। फिर हमको क्या बताया था कि यहाँ पर पहले 1 2 फिर 2 1 फिर 1 2 फिर 2 1 फिर 1 2 फिर 2 1 लगा दो, बस हो लगा दिए। इतना लगाने के बाद यहाँ पर 2 1, ठीक है, लगा दिए। अब 1 2 2 1 लगाने के बाद आपको क्या करना है, बस अब वैल्यू रखते चले जाना। तो देखो अब ध्यान से देखो, यह इस चीज को x अपान B1, इसका मतलब हुआ B1, तो B1 कितना है, आप यहाँ से देखो B1 1 था तो 1 रख देंगे, 1 गुना C2 कितना है, C2, तो C2 यहाँ पर है -8, तो ब्रैकेट में -8, फिर माइनस है फार्मूला वाला। फिर B2 कितना है, देखो B2 यहाँ से आप देखोगे तो B2 आपके पास 2 है, तो मैंने ये 2 रख दिया। फिर इंटू B2 के पास C1 है हमारे पास -5, तो -5 ब्रैकेट में रख दिया, ठीक है, ये इक्वल टू। अब इसको रखते हैं y, तो y अपान खींच दिए, C1 रखेंगे तो C1 हमारे पास है -5, यहाँ पर रखेंगे -5 इंटू A2 हमारे पास देखो 3 है, तो 3 हम रख देंगे, ठीक है। फिर माइनस C2 कितना है, देखो C2 कितना है -8, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में -8 रखेंगे इंटू। फिर है A1 आप देखो कितना है, A1 है 2, तो 2 रख देंगे, ये 2, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर इसको रखते हैं 1 वाला, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपान A1 कितना है, A1 देखो A1 कितना है, 2 है, तो 2 गुना B2 A1 फिर B2 था, B2 कितना है, देखो B2 है 2, तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे। फिर माइनस लगा देंगे A2, आप ध्यान से देखो A2 3 दिया हुआ है, यहाँ पर हम 3 रख देंगे इंटू B1 कितना है, आप ध्यान से देखो B1 है 1, तो हम 1 रख देंगे, क्या रख देंगे यहाँ पर 1। नहीं समझ में क्या ये लाइन समझ में आई कि नहीं। अब ये लाइन करने के बाद आपके पास बिल्कुल आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो इसके आगे को क्रिया इधर करना, ये चीज जो है इधर का है, इसको नहीं लगना यहाँ पे। अब देखो यक्स को ऐसे ही रहने देता हूँ अपान, ये देखो 8 माइनस का 8 हो जाएगा, है ना, और ये माइनस प्लस का 5 गुना 10, ये माइनस का 8 हो जाएगा, 5 गुना 10 प्लस का इक्वल टू ये y अपान ये माइनस का 15 हो जाएगा, है ना, और ये माइनस प्लस 8 दूनी 16 प्लस का 16 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपान 2 दूनी 4 हो गया, और माइनस का 3 हो जाएगा। अगली लाइन x बराबर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 8 2 10 प्लस में आएगा इक्वल टू ये y अपान कितना हो जाएगा, 1 बचेगा इक्वल टू 1 अपान 4 में से 3 गया 1 आएगा।
अब एक बार इसको बराबर 1 ले लेंगे, एक बार y वाले को बराबर 1 ले, क्योंकि ये कांस्टेंट के बराबर लोगे। तो दिस इंप्लाइज दैट x/2 बराबर 1/1। तो यहाँ से आपके पास x बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, फिर आप y बराबर, जब y/1 बराबर 1 ले लोगे 1/1, तो यहाँ से आपके पास y बराबर आ जाएगा, यानी x और y की वैल्यू आपके पास 2 और 1 आ चुकी है। आइए 2 और 1 को इसमें रखकर देख लेते हैं क्या आंसर सही आएगा। x बराबर 2 इसमें रखो इक्वेशन में, तो अगर x बराबर 2 रखोगे 2 दूनी 4 और y बराबर 1 4 1 5, इसका मतलब हमने x और y का वैल्यू जो निकाला है एकदम एक्जैक्ट है, सही है। तो आपको समझ में आ गया हो किस तरह से हम वज्र गुणन विधि को यूज करते हैं। बस आपको ये लाइन याद रखना है, फार्मूला बहुत आसान है याद करना है। BC से BC घटाओ, फिर CA से CA घटाओ, फिर AB से AB घटाओ, फिर उसके बाद 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 लिखते चले जाओ। इस प्रकार से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फिर B1 C1 सब क्या है, इधर से निकले थे पहले, उसको रख देना है, काम खत्म। लेकिन ये काम करने से पहले हमें पता करना पड़ेगा भैया कि ये क्वेश्चन जो है क्या ये सच में अद्वितीय हल है कि नहीं, कि पता लगा हम सॉल्व करते चले गए, वो अभी पता चल गया वो अनंत हल वाले थे, या फिर कोई हल वाला नहीं था तो हल ही नहीं निकलेगा। फिर करोगे अरे गुरुजी को ऐसे बता दिए आंसर ही नहीं आ रहा। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि अद्वितीय है या नहीं। जब वो अद्वितीय यूनिक कंडीशंस बनेगी तभी हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई को निकालेंगे, नहीं तो वहीं पे छोड़ देंगे। चले आगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं समझ आया तो वीडियो को बैक करके आप देख लो फिर से। बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद से ट्राई करोगे दोनों के दोनों, ठीक है ना। आपको वही काम करना है, पहले देख लेना a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है या नहीं। अगर इसके अलावा कोई कंडीशन बन रही है तो आपको वहीं पे छोड़ देना। अगर नहीं बन रहा है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तभी आप x और y का वैल्यू सॉल्व कर लेना। अब इसने लिखा वज्र गुणन विधि से, इसलिए हमने वज्र लगाया, नहीं तो आप प्रतिस्थापन कोई भी लगा सकते थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहें तुमको, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब अनेक हल होने के लिए हमने सीखा है कि अनेक हल होने की कंडीशन क्या कहती है कि a1/a2 जो होता है वो b1/b2 के और c1/c2 के इक्वल होता है। तो उसने ये कह दिया कि अनेक हल होंगे। अनेक हल होने के लिए इसका हम पहले a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे। तो इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसमें बराबर कांस्टेंट के बराबर लेते चले जाएंगे, हमारे पास इक्वेशन बनते चले जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो आप पहले तो ये हमारे पास जो इक्वेशन दिया है ये वाला, तो आप इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे 2x + 3y = 7। 2x क्या दिया था, कौन सा क्वेश्चन था, दूसरे का पहला क्या है क्वेश्चन, 2x + 3y = 7, यही दिया था ना। यस, तो पहले इसको इधर लाओ, इसको इधर, तो बन जाएगा हमारे पास 2x + 3y - 7 = 0, ठीक है ना। अब यहाँ से a1 सबको वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a1 बराबर कितना आएगा, a1 बराबर 2 होगा, b1 बराबर 3 होगा एंड c1 = -7 होगा। आइए आगे हमारे पास दिया हुआ है a - bx, ठीक है। आगे क्या दिया है, +a + by प्लस ब्रैकेट में a + by, ठीक है। फिर ये बराबर है 3a + b बराबर है 3a + b, 3a + b -2, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो पहले इसको इधर लाएंगे। तो जब ये इधर आएगा तो हमारे पास बन जाएगा a - b bx + a + by, इसको इधर लाओ तो माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा 3a + b -2। मैंने पूरा को उठाकर इधर ले आया क्योंकि इधर ये ऐसा है, इसको उधर लाएंगे तो पूरा माइनस में ही तो आएगा, इसलिए माइनस सिर्फ लगा दिया, बराबर उधर 0 बचेगा, ठीक है। ओके, अब इसके जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको a बराबर क्या मिलेगा, तो a बराबर तो आपको a - b मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर चाहो तो कैपिटल मान सकते हो, मतलब कि a2 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद आपको b2 क्या मिलेगा, तो b2 आपको मिलेगा यहाँ से a + b एंड c2 क्या मिलेगा, तो c2 आपको मिलेगा बच्चों माइनस ब्रैकेट में 3a + b
-2 यही मिलेगा। आपको सारा कुछ पता हो गया। अब उसने क्या कहा था क्वेश्चन में कि उसके क्या है, अनेक हल हैं। तो अपरिमित रूप से रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो उसने कह दिया है कि इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यहाँ पर लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल है। अतः हम क्या कह सकते हैं, जब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो हम इस चीज को ये नहीं कह सकते हैं क्या, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इधर और साइड में करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये चीज, नहीं दिख रहा? यस। अब इधर देखो, अतः जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो उस सिचुएशन में हमें तो पता है ना कि जो x होता है वो bc माइनस bc करने पर वो सॉरी ये क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या कर रहा हूं, इसको हटाओ। जब इसने कहा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो हमें पता है कि जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि जो a1 होता है वो a2 बराबर b1 जो होता है वो b2 बराबर c1 जो होता है वो c2 की इक्वल होता है कि नहीं इक्वल? a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, इसमें रख देना है। तो a1 कितना था, देखो 2 था, तो हम 2 यहाँ पर रख देते हैं, अपान a2 कितना था, a2 था हमारे पास a माइनस बी, तो a माइनस बी बराबर b1 कितना था, 3 था, 3 अपान b2 कितना था, a प्लस बी था, तो a प्लस बी बराबर c1 कितना था, माइनस का 7 माइनस का 7 अपान इस c2 कितना था, c2 माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस का 2। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जब माइनस माइनस कैंसिल हो गया हम एक बार इसको इसके बराबर लेंगे, एक बार इसको, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट के बराबर हर बार लिया जाता है। जब हम 2 अपान a माइनस बी को बराबर लेंगे 7 अपान 3a प्लस बी माइनस 2 के, तो इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो क्या होगा, 6a है ना, 2 का मल्टीप्लाई इसमें तो 2 तिहाई 6 प्लस 2b और माइनस का 2 दूनी 4 बराबर 7 का होगा तो 7a और माइनस का 7b। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6a, इसको इधर बुला लाओ, तो देखो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, देखो 6a है, ये 7a को इधर लाओ, घटेगा 6 से तो माइनस का a बचेगा, माइनस का a, और ये 2b है, ये इसको इधर बुलाओ तो प्लस में आएगा, तो प्लस का 9b हो जाएगा क्योंकि वो भी प्लस में ही आता है, और माइनस का 4 बराबर 0। कोई दिक्कत क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या आपको? चाहे तो हम इन सबको उधर भी ले जा सकते हैं, जरा देखते हैं आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ आया? ओके, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। चलो इक्वेशन नंबर इसको डाल देते हैं 1। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा वाले को हम बराबर लेंगे। दूसरा वाला ये था, यानी कि हम 3/a प्लस बी को भी बराबर लेंगे किसके, 7 अपान 3a प्लस बी माइनस 2 के। जब बराबर लोगे तो 3 3 का 9a हो जाएगा, और फिर प्लस का 3 भी हो जाएगा, और माइनस का 3 दूना 6 बराबर 7a और प्लस का 7 भी हो जाएगा। ये 9a इधर आएगा तो घट जाएगा तो 2a बचेगा, है ना, और ये 7b है, इधर आएगा तो माइनस का 4b बचेगा, है ना, क्योंकि प्लस का 7 भी था, इधर आएगा तो माइनस का 7 भी घट जाएगा, और ये बचा हमारे पास माइनस का 6, इधर बराबर 0। ये समझ में आया यहाँ तक? 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर दो। जब आप इसमें 2 से डिवाइड कर देते हो तो कितना बचेगा, a माइनस 2b
माइनस का 3 बराबर 0, इसको a माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0, a माइनस 2b माइनस 3b बराबर 0। बात समझ में आई? अब देखो ध्यान से, हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से समझना। एक इक्वेशन हमारे पास ये वाला आया है, ये वाला इक्वेशन, ये एक इक्वेशन हमारे पास आया है ये वाला, जी। अब उनको वज्र गुणन विधि से या किसी भी मेथड से आप सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पर a बराबर a1 है, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर b1 मतलब कि 9 है, c1 इक्वल टू माइनस का 4 है। नीचे देखोगे तो a2 बराबर माइनस का 1 मिलेगा और b2 इक्वल टू माइनस का 2 मिलेगा, c2 इक्वल टू माइनस का 3 मिलेगा। तो आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों चीज मिल चुका है। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपके पास a और b का वैल्यू आ जाएगा। a और b का वैल्यू ही हमें इसमें निकालना था कि किस तरह से a और b का वैल्यू आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि a और b का वैल्यू किस तरह से निकलेगा। देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे, जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपके पास a बराबर आएगा 5 और b बराबर आएगा 1, ठीक है ना। आप देखो इसमें रख के देख सकते हो, अगर इसमें रखते हो a बराबर 1, a बराबर 5 इसमें रखो तो 2 इंटू ए बराबर 5 और माइनस का 4 इंटू बी बराबर 1, तो 5 दूना 10, माइनस 4 में से 1 गया, 4 कम 4, तो 10 में से 4 गया तो 6। देखो 6 आ भी रहा है ना, क्योंकि इसको उधर भेजोगे तो माइनस का 6 प्लस में 6 हो जाएगा, तो 6 आ गया। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। अब आप इसके आगे खुद कर सकते हो, देखो बोर्ड भर चुका है, अब इसके आगे आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ठीक है ना। आप ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हो। उसने लिखा नहीं, अच्छा इस क्वेश्चन में उसने नहीं लिखा है कि वज्र से सॉल्व करना या किसी से, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो यहाँ से ए का वैल्यू निकाल कर इसमें रख दो, या तो फिर प्रतिस्थापन लगा दो या विलोपन लगा दो, किसी मेथड से आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है ना। बाकी अगर वज्र चल रहा है तो वज्र से ही निकालो, तो आपका तो सॉल्व हो जाएगा और आपको चीजें सीखने को मिल जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कहता है के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण कोई हल कोई नहीं होगा। अब देखो इसका कोई हल नहीं होगा, कहता कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल होने का मतलब कि इसमें जरूरी बात है कि a1 अपान a2 जो होगा वो b1 अपान b2 के तो इक्वल होगा, लेकिन ये c1 अपान c2 के इक्वल नहीं आएगा। ये सिचुएशन बनेगी। जब ये सिचुएशन बनेगी तो इसको आपको इतना करने के बाद a1 यहाँ से निकल आएगा 3 और b1 a2 निकल आएगा यहाँ से, यानी कि 2k माइनस 1 बराबर हो जाएगा b1 आपको यहाँ से निकलेगा 1 और b2 निकलेगा आपके पास k माइनस 1। अब बराबर जो c1 अपान c2 आएगा वो तो बराबर रहेगा ही नहीं, तो इसको तो छोड़ देंगे, इन दोनों को लेकर के आप सॉल्व कर दोगे। तो जब सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो 3k हो जाएगा और माइनस का 3 बराबर 2k माइनस 1। 2k को इधर बुला लो तो k बचेगा, इधर उधर जाएगा तो 3 माइनस 1, तो k बराबर आपके पास 2 आंसर आ जाएगा, यानी 2 रख देना यहाँ पे, तो 2 दूने 4, 4 में से 1 गया 3, है ना। तो इस तरह से आप निकाल लेना तो k का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया शॉर्टकट में किस तरह से करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ अपने से भी करो बच्चों, सारे क्वेश्चंस टीचर नहीं कर सकते ना, आपको भी सीखना है, आप भी करोगे। देखो इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल भी नहीं टच करूंगा। थर्ड वाला कहता है निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन व वज्र गुणन विधि से सॉल्व करो। कहता है आपको इसको वज्र से भी सॉल्व करना है और प्रतिस्थापन से भी सॉल्व करना है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार और अच्छा आपको वज्र वाला सिखा देता हूँ। प्रतिस्थापन तो आपको पता है ना कि किसी एक से वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर ये उधर चलो, अगर देखो मैं वज्र अगर प्रतिस्थापन सॉल्व करते हो तो ये 8x बराबर इसको उधर भेजोगे तो 9 माइनस 5y आ जाएगा, यही आएगा ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस का 5y बटे 8, ये हो जाएगा। अब x का वैल्यू जो आता है उसको हम ये वाले इक्वेशन में रख देते हैं। जब इसमें रख दोगे x की जगह पे तो y के फॉर्म में आएगा, y का आंसर आ जाएगा। जो y का आंसर आएगा इसमें रख दोगे y तो x का आंसर आ जाता है। ये होता था प्रतिस्थापन विधि, है ना। प्रतिस्थापन के बाद दूसरा विधि आपके पास आता है वज्र। तो मैं इसको वज्र से एक बार और आपको बता देता हूँ। आइए तीसरे को 8x कौन सा तीसरा क्वेश्चन था ना, 8x प्लस 5y, उसको मैं इधर बुला लेता हूँ इक्वल टू 9। 9 उधर था ना तो मैंने उसको इधर बुला दिया ना, और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 4 हो जाएगा। इधर लाता हूँ तो माइनस का 4
बराबर 0, क्योंकि मुझे पता है जब वज्र लगाया जाता है तो ऐसे करना पड़ता। तो यहाँ से A1 कितना आएगा 8 आएगा, B1 कितना आएगा 5 आएगा, एंड C2 कितना आएगा तो माइनस का 9 आएगा। यहाँ से आप देखोगे तो A2 आपके पास मिल जाएगा 3 और B2 आपको मिल जाएगा 2 एंड C2 मिल जाएगा आपको माइनस का 4। ठीक है ना। अच्छा, जो क्वेश्चन मैं छुड़वा दे रहा हूँ ना, अगर आपको नहीं आता है ना तो आप टेंशन मत लो। अभी जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा ना तो जो क्वेश्चन नहीं करवाता ना उसी को उस विधि में करवा दूंगा, और कुछ अलग से भी क्वेश्चंस, तो आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ये मत सोचो कि मैं क्वेश्चन छुड़वा दी हूँ तो वो होगा ही नहीं, वो कई बार रिपीटेड में किसी न किसी भी वीडियो में आ ही जाता है, इसलिए सारे लेक्चर आप जरूर देखो। ठीक है ना। अब आप देखो, इतना करने के बाद अब हमको निकालना है वज्र गुणन। तो क्या था, पहले x लिखो, अपान लगाओ, y लिखो, अपान लगाओ, 1 लिखो, अपान लगाओ, फिर यहाँ पर लिखो BC माइनस BC, फिर CA माइनस CA, फिर AB माइनस AB। इतना लिखने के बाद मैंने बताया ना, यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2, सॉरी 1 2 फिर 2 1 फिर 1 2 फिर 2 1 फिर 1 2 फिर 2 1। ये इतना आसान फार्मूला हो गया ना, बन गया, फार्मूला बन गया। ओके, बस आप वैल्यू रखते चले जाओ, काम खत्म। तो x वैसे ही रहेगा, अपान B1 कितना है, B1 है हमारे पास 5, इंटू C2 कितना है, C2 है माइनस का 4, माइनस B2 कितना है, B2 है हमारे पास 2, इंटू C1 कितना है, C1 है ये C1 है, हाँ ये C1 है माइनस का 9, बराबर y अपान C1 कितना है माइनस का 9, इंटू A2 कितना है, A2 है 3, माइनस C2 कितना है, C2 है माइनस का 4 ब्रैकेट में, इंटू C2 के बाद A1 है हमारे पास 8, बराबर 1 अपान A1 कितना है 8, इंटू B2 कितना है, B2 है 2, माइनस A2 कितना है, A2 है हमारे पास 3, ठीक है, इंटू B1 कितना है, B1 है हमारे पास 5। ठीक है, बस सॉरी, देखो ये x हो जाएगा अपान 5 4 जा 20 माइनस का 20, 4 2 जा 9 2 जा 18 प्लस का 18 इक्वल टू, ये वाला जब करोगे तो y अपान 9 3 जो 27 माइनस का 27, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौके 32 होता है, इक्वल टू, इसको जब करोगे तो 1 अपान हो जाएगा 8 दूनी 16 और माइनस का 5 दिए 15। ठीक है ना। इतना करने के बाद इसके क्रिया मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है ना। देखो ये x अपान माइनस 20 प्लस 18 है ना, तो घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा, तो x अपान माइनस 2 बराबर, यहाँ पर देखो y अपान कितना हो जाएगा, 7 5 12 होता है, तो y अपान 5 आएगा, है ना, 7 5 12 प्लस में, और बराबर 16 में से 15 जाएगा तो एक ही बचेगा, है ना, तो 1 अपान 8। अब एक बार इसको बराबर इतना लेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर x माइनस 2 बराबर 1 अपान 1, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास माइनस का 2, और अगर हम y अपान 5 को 1 के बराबर लोगे तो y बराबर आ जाएगा आपके पास 5। ये रही आपकी x और y की वैल्यू। ठीक है ना। तो आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन को करना है। अगर 5 रखते हैं, 5 5 25, 8 दूनी 16 9 25, ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। एकदम इस तरह से आपको क्वेश्चंस करना है। ये होता है वज्र, बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है ना। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को करना है। ध्यान नहीं समझ में आया आपको लोग, नेक्स्ट वीडियो में पूछो, कमेंट कर देना, हम देख लेंगे। कह रहा था आप यहाँ पर एक चीज और बता, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हो, तो जो आपको सही लगे उसको लिख दीजिएगा। ठीक है ना। आपको प्रतिस्थापन तो प्रतिस्थापन लिख देना, अगर आपको वज्र अच्छी लगती है तो वज्र लिख देना। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व में हो तो किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी भी बीजगणितीय विधि, यहाँ पर देखो उसने लिख दिया ना, किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। अब आपको जो भी मेथड सही लगे आप उस बीजगणितीय विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफी से सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से सॉल्व करते हैं, विलोपन सॉल्व कर सकते हैं, या अभी हमने वज्र सीख रहे हैं तो वज्र सॉल्व करते हैं। तो मैं अभी इसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा आपको प्रतिस्थापन से भी। अगर आपको प्रतिस्थापन भूल गया है तो अगला वीडियो में प्रतिस्थापन से ही सॉल्व करवा देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। देखो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। यहाँ पर दिया है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है।
कहता कोई छात्रावास है, वहां पर क्या है, मासिक व्यय कितना है वो नियत है कि आपको मासिक व्यय आपको इतना देना ही पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि जो शेष भाग है, शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है, कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए है, कोई विद्यार्थी जिसका नाम ए है, वो क्या है 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये देना पड़ता है और छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। फिर कहता है जब एक विद्यार्थी जिसका नाम है बी, वो 26 दिन करता है तो उसे कितने रुपए देना पड़ता है, 1180 रुपए तो अदा करना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के व्यय भोजन का मूल्य क्या है। तो कहता हूँ नियत व्यय कितना था, जैसे हमने पिछले वीडियो में सीखा था टैक्सी वाला सीखे थे ना कि टैक्सी में बैठता था तो उसका पैसा लगता था, उसके बाद जितने किलोमीटर जाता था उतने किलोमीटर का पैसे वाइज लगता था, जितने रुपए लेता था, है। तो उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, तो हम इसमें मानना पड़ेगा कि उसका जो है नियत व्यय कितना है, नियत व्यय। तो यहाँ पर लिखोगे छात्र का मासिक व्यय क्या है, यहाँ पर नियत व्यय ध्यान देंगे। यहाँ पर मानेंगे 4 का पहला क्वेश्चन, मान लेना, माना नियत व्यय तो सेम है, नियत व्यय बराबर रुपए, ठीक है ना। और फिर उसमें बात क्या है, प्रतिदिन, यहाँ पर लिखा ना प्रतिदिन भोजन का मूल्य, तो यहाँ पर मान लेंगे तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य, तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य, भोजन का मूल्य बराबर y मान लो, जो आपको समझ में, ठीक है ना। अब पहले शर्तानुसार यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार उसने क्या कहा है कि जब बच्चा है उसे 20 दिन रहता है, ए 20 दिन भोजन करता है, तो 20 दिन के लिए अगर एक दिन का लगता है भोजन y रुपए, तो 20 दिन का तो 20 y लगेगा। लेकिन कह रहा है उसे व्यय जो नियत है उसे तो देना ही पड़ रहा है, तो 100 रुपया देना ही पड़ रहा है, साथ में जितने दिन भोजन करता है उतना और देना पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा था उसे 1000 रुपए देना पड़ता है, यही कहा था, यही बात तो उसने कहा था। ओके, इक्वेशन इसको ढूंढना है, ठीक है। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन इक्वेशन में ये बोला था कि कोई दूसरा बंदा है बी विद्यार्थी जिसको 26 दिन उसने खाना खाया, तो अगर दूसरे द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पर लिख देना द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है ना, अपने हिसाब से मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख देता हूँ। तो 26 दिन भोजन किया तो 26 दिन का एक दिन का वाई के हिसाब से 26 दिन को देना पड़ेगा, लेकिन साथ में वो बैठता है तो 100 रुपए तो देना ही पड़ेगा। तो 26 दिन उसने खाया तो उसे कितने रुपए, 1180 रुपए देना पड़ेगा। कितना, 1180 रुपए, 1180 रुपए इक्वेशन को। अब आप ध्यान से देखो इन दोनों कंडीशंस को, दोनों इक्वेशंस को एक साथ में लिख देता हूँ, x + 20y। अब इसने यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं किया है कि आप किस मेथड से सॉल्व करोगे, आपको जो मेथड सही लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर विलोपन विधि को ज्यादा सेटिस्फाइड, ज्यादा सही मानता हूँ, इसलिए मैं विलोपन से सॉल्व करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। आप ध्यान से देखो ये दोनों सेम है ना x वाले, क्योंकि एक सेम बनाना होता है, तो हम जब सेम है ही तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, घटाने पर डायरेक्ट लिख देंगे, घटाने पर साइन बदलेगा तभी कटेगा, ये कट जाएगा, 26 घटाओगे माइनस का 6y बचेगा, इधर घटा दो तो 0 8 1, तो ये y बराबर कितना आएगा, माइनस में आएगा, तो 6 × 18 यानी 30 आया, y का वैल्यू कितना आया 30, यानी y जो था वो भोजन का प्रतिदिन का मूल्य 30 रुपए था। इसके बाद आपको क्या करना है, इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, किसी भी इक्वेशन में, किस में रख दे या पहले वाले में रख दे। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि x + 20y बराबर है 1000, है ना, तो समीकरण एक, तो x बराबर हमारे पास निकालना है x + 20 × y हमारे पास आया 30 बराबर 1000, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इन्होंने 600 उधर जाएगा, घट जाएगा तो 400, यानी 400 रुपए आया। तो यहाँ पर उसने पूछा था वही के फॉर्म में आंसर लिख देते हैं, क्या पूछा था, नियत व्यय, तो लिखेंगे नियत व्यय बराबर कितना है, नियत व्यय x माने थे मतलब 400 रुपए, 400 रुपए। फिर प्रतिदिन भोजन का व्यय, प्रतिदिन भोजन व्यय, भोजन का मूल्य क्या है y रुपए, y मतलब कितना है 30 रुपए, यानी उसे पर डे जो भोजन पर दे रहा था पैसा वो 30 रुपए दे रहा था और नियत व्यय 400 रुपए है। अब बताओ कहाँ पर आपको चीजें समझ में नहीं आई। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको चीजें कहाँ पर समझ में नहीं आई, जहां पर आपको समझ में ना आया हो वो चीज आप पूछ सकते हो। बताइए बताइए कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, बताइए।
y बराबर 300 रखेंगे, 3 गुना 600, 600 घटेगा 1000 से 400 ही तो आएगा। ठीक तो है। उत्तर की जांच भी करना हो तो x बराबर यहाँ पे रख दो 400, x बराबर रख दो यहाँ पे 400, तो 400 यहाँ पर हो जाएगा। अब प्लस 20 इंटू 30 कर दो, 20 इंटू 30, तो 3 गुना 6, 600 हो जाएगा। 6 4, 600 में इतना जोड़ोगे 1000 आएगा। इसका मतलब हमने आंसर सही निकाला है। ठीक है ना, इसको हटा दो। तो आप इसको जल्दी से छाप लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब? जब उसके अंश में 1 घटाया जाए तथा हर में 1/4 क्या किया जाए ना। अच्छा, कोई भिन्न है, उसके जब अंश से 1 घटा देते हैं तो वो कितनी हो जाती है? 1/3 हो जाती है। और वो 1/4 कब होती है? जब उसके हर में 8 जोड़ देते हैं। तो भिन्न ज्ञात करो ये लो। जब इस सेकंड क्वेश्चन को आप करोगे, सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा बता देता हूँ। सेकंड में मान लेना, क्योंकि भिन्न के लिए हमें मानना पड़ता है। माना अंश बराबर क्या है उसका? भिन्न का अंश x, और हर क्या मान लोगे? हर मान लेना y। तो भिन्न हमारे पास क्या बन जाएगी? भिन्न जो बनेगी बच्चों, पहले अंश फिर हर, x अपन y। प्रथम कंडीशन में उसने क्या कहा था कि भिन्न जो थी वो कितनी बन गई थी? 1/3, है ना? 1/3 बनी थी नहीं? यस, 1/3 कब? जब अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से 1 घटाते हैं, यानी जो अंश था x से 1 घटा देते हैं और y से कोई नहीं बना ये। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना। तो आपके पास बन जाएगा 3x - 3 बराबर y कम y। तो बस यही फॉर्म में रहने, तो y का वैल्यू जो आया है सेकंड वाले में रख देना। ठीक है ना? ठीक है ना, यही इस तरह से बना देना। या अगर विलोपन सॉल्व करना चाहते हो तो उसको बना लो पहले उसी फॉर्म में, 3x, इसको उधर लाओ माइनस का y और बराबर उधर 3 कर दो, इक्वेशन 1 डाल देना। ठीक है ना? फिर द्वितीय शर्त के अनुसार उसने क्या कहा? द्वितीय शर्त अनुसार उसने क्या कहा कि वो भिन्न 1/4 कब बन जाती है? जब हर में 8 जोड़ देते हैं। अब इस बार हर में जोड़ना है, अंश से कोई मतलब नहीं। हर में हम 8 जोड़ देते हैं तो भिन्न बन जाती है 1/4। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4x हो जाएगा और बराबर y + 8, y इधर लो तो 4x - y बराबर 8, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लेना किसी भी मेथड से, x और y का वैल्यू निकाल लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा। भिन्न में रख देना x और y में, तो भिन्न बता क्या। ठीक है ना? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ अपने से भी करो, नए से पहुंच गए हो आप लोग। सब मैं ही कर दूंगा तो फिर आप क्या करोगे? आपके करने से कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। क्या बात है। आइए, यस भैया आ गए हैं, जो कि टेस्ट देते हैं तो 40 अंक अर्जित करते हैं। जब प्रत्येक सही उत्तर करते हैं तो 3 अंक मिलते हैं, और अशुद्ध मतलब कि जो गलत उत्तर देते हैं वो 1 नंबर काट लेते हैं। तो यदि उसने सही उत्तर जो है 4 ठो किए तो उन्हें, और अशुद्ध उत्तर 2 ठो करते हैं तो उनको 50 अंक मिलता है। बताओ टेस्ट में कितने प्रश्न थे? टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो कोई बात नहीं, आइए टेस्ट में कितने प्रश्न थे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो टेस्ट में कितने प्रश्न थे सब मान लेते हैं। भाई उसने प्रश्न जब किया, जो टेस्ट में उसने प्रश्न दिए, आंसर दिए, तो उसमें कुछ उसने सही किए, कुछ गलत किए। जो सही हुए उनको उसने शुद्ध बोला, जो गलत थे वो अशुद्ध हुए। तो हम मान लेंगे कि उसने शुद्ध कितने किए, अशुद्ध कितने किए। तो आइए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मानेंगे, माना शुद्ध प्रश्नों की संख्या, शुद्ध मान लें या पहले अशुद्ध मान लें? शुद्ध मान लें। माना शुद्ध उत्तरों की संख्या, शुद्ध उत्तरों की संख्या बराबर x। ठीक है, तथा अशुद्ध उत्तरों की संख्या, तथा अशुद्ध उत्तरों की संख्या बराबर y। ठीक है ना? अब उसने प्रथम शर्तानुसार क्या कहा है? प्रथम शर्तानुसार उसने प्रथम शर्तानुसार ये कहा है कि सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। अगर वो सही उत्तर करता है x है तो 3 उत्तर मिलता है, तो यानी कि उसको 3x मिल जाएगा टोटल नंबर। यानी एक उत्तर अगर x नंबर का है तो 3 सही उत्तर किए, 3x मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? 3x मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? फिर उसने आगे ये कहा है और अशुद्ध पर 1 काट लेता है। अगर उसने सिर्फ 1 गलत किया होता तो y 1 नंबर का है तो 1 नंबर सिर्फ कटता। और बराबर उसने प्रश्न में क्या कहा है, कितने नंबर मिल जाता है? 40 अंक मिलता है। कितना मिलता है? 40। बस कंडीशन 1 हो गई। द्वितीय शर्त के अनुसार उसने क्या कहा है? द्वितीय शर्त अनुसार ये कहा है कि अगर वो
4 अंक मिलता है जब वो सही उत्तर करता है। तो 4 अंक जब मिलता है जब वो सही उत्तर 4 करता है, तो एक्स को एक क्वेश्चन का नंबर है, एक्स क्वेश्चन है टोटल, उसमें से एक क्वेश्चन 4 अंक मिलता है, तो 4x टोटल मिल जाएगा नंबर। उसमें से 2 उत्तर गलत कर देता है, 2 अंक कट जाते हैं। तो अगर एक का y करता है तो 2 का 2y करता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है उसे इस बार 50 नंबर मिल जाते हैं। यही तो कहा, देखो 50 नंबर मिल जाता है। तो कहता है x और y की वैल्यू कितनी थी। तो इसमें देखो थोड़ा सा 2 से डिवाइड कर दो, तो 2x या लिख दिया करो इस तरह से, या तो 2x बचेगा माइनस का y बराबर ये 25 बचेगा, होगा। अब 1 और 2 को देख लो, 1 और 2 को एक साथ रख लेते हैं, तो 3x माइनस का y बराबर 40, और ये था आपके पास 2x माइनस का y बराबर 25। आप चाहो तो इसको वजह से भी सॉल्व करते हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, इसलिए ये मेथड आसान पड़ जाता है, इसलिए मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पर। लेकिन घटाने पर, तो जब घटाओगे तो घटाने पर तो साइन बदल जाता है, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा कट, घटा दोगे तो x, यहाँ पर घटा दोगे 10 में से 5 गया 5, और ये बचा 3, 3 में से 2 गया 1, यानी 15 नंबर उसे क्या किया, 15 प्रश्न उसने सही किया, है ना। इसके बाद यहाँ पर x का वैल्यू 15 किसी भी क्वेश्चन में रख दो, समीकरण इसमें रख दें, तो 3x माइनस वाई बराबर दिया था 40, तो 3x का आंसर आया 15 माइनस का y बराबर 40, तो 15 थी 45, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का y बराबर 40 माइनस 45, तो y बराबर आपके पास आ जाएगा 5। तो लिख देना सही उत्तर उसने कितना किया, 15, और गलत उत्तर उसने किए हैं 5। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नों की संख्या पूछा था ना उसने, तो प्रश्नों की संख्या बराबर 15 प्लस 5, यानी सही और अशुद्ध टोटल 20 प्रश्न थे, जिसमें से उसने 15 सही किए और 5 गलत किए, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इतने प्रश्न उसने सही किए, इतने गलत किए। ठीक है ना, आइए चलते हैं, बहुत आसान था क्वेश्चन, नहीं समझ आया तो आप बैक कर लेना वीडियो फिर से देख लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता एक राजमार्ग है, 2 स्थान ए और बी है, 100 किलोमीटर की दूरी पर एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही तरफ चलना प्रारंभ करती है। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वो विपरीत दिशा में चलती हैं तो कितने 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कार की चाल, तो दोनों कार है तो मान लो, मानना पड़ेगा इसमें, तो ये तो मानना ही पड़ेगा, तो मान लेना, माना ए कार की स्पीड, ए कार की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, तथा बी कार की जो चाल होगी वो y किलोमीटर पर आवर। अब उसने ये कहा था क्वेश्चन में कि 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, ये मान लो ए कार है, ये बी है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी कह रहा था 100 किलोमीटर थी। अब वो 5 घंटे बाद चलेंगे तो मान लेते ये सी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, सी पे नहीं पहुंच सकती हैं भाई। अगर 5 घंटे बाद चल रही है तो यहाँ पर लिखो 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी। अगर 1 घंटे में x जाती तो 5 घंटे में 5x, और 5 घंटे बाद जो b है वो कितना दूरी तय कर लेगा, y के हिसाब से 5y, 5y तो जाएगा। अब जो डिफरेंस आया था वो इन्हीं दोनों के द्वारा तो आया था, यानी जो टोटल दूरी है AC जो हमारे पास दूरी है वो क्या है, AC पूरी दूरी वो AB और BC के सम के बराबर ही तो है भाई। अगर मैं पूरी दूरी AC जो है उस AC को मैं AB और BC नहीं लिख सकता हूँ, तो AC हमारे पास कितना होगा, यानी जो 5x अधूरी आई वो A से ही तो BC तक गया, तभी तो 5x गया, तो हम इसके जगह 5x रख सकते हैं। और AB क्या हो गई, ये दूरी मतलब 100 हो गई, और BC हमारे पास दिया था कितना, ये वाली दूरी मतलब B द्वारा दूरी भी 5y था। पहले तो 5 से डिवाइड कर दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 और प्लस y, इसको इधर को ला लो, तो x माइनस वाई बराबर 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नहीं समझाया। देखो उसने ये कहा था कि 5 घंटे बाद कितना दूरी पर जाएगा पहली सिचुएशन में, पहले इसको लिख देना प्रथम शर्तानुसार, ये प्रथम शर्तानुसार हमने किया है क्वेश्चन। तो कहा था 5 घंटे बाद अगर उसकी स्पीड x है तो 5 घंटे बाद 5x जाएगा, ये 5 घंटे में 5y चला जाएगा। फिर उनके बीच की दूरी तो 100 दिया ही था, अब वो 5 घंटे बाद यहाँ गया, तो AC जो दूरी थी उसको मैं AC बराबर AB और BC नहीं लिख सकता हूँ क्या, AC मेरे 100 दिया, सॉरी AC जो थी वो A से C तक गया, तो 5x बराबर A से B की दूरी तो 100 दिया ही था, और 20 द्वारा चली गई दूरी 5y थी, सॉल्व कर लिए, इक्वेशन बन गया। सेकंड कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि अब अगर जो बिंदु A है और जो बिंदु B है,
अब वो विपरीत दिशा में चलती है, यानी एक इधर से ऐसे जा रहा है, वो इधर से इधर आ रहा है, तो कहीं पॉइंट सी यहाँ पर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा सी यहाँ पर। जब ये सिचुएशन बनेगी तो मुझे ये बताओ, इस सिचुएशन में जो ए बी होगा वो क्या आएगा, ए बी वो ए सी और बी सी के सम के बराबर होगा। अब ए बी तो ये पूरा तो 100 ही था ना, देखो ना 100 कह रहा था ना 100, तो ये तो 100 ही हो जाएगा हमारे पास, बराबर ए सी कितना है, ए सी ये दूरी ए सी, देखो ध्यान से। अब उसने ये कहा था दो कारों के बीच की दूरी प्रत्येक, अब वो विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, तो 1 घंटे के बाद दोनों कितना दूरी चलेंगे, 1 घंटे के बाद, तो 1 घंटे बाद ये यहाँ तक चलेगा और ये यहाँ तक, मतलब 1 घंटे बाद वो x ही चलेगा और ये 1 घंटे में y ही चलेगा, क्योंकि 1 घंटे में वो x जाता है ना, तो x प्लस वाई। बताओ ये बात समझ में आई कि आपकी नहीं समझ में आई, आपको ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई, बात आपको समझ में आई या नहीं समझ में आई, आगे समझ में ना। अब ये समझ में आया, और ये क्वेश्चन अब चाहो तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल भी सकते हो, निकाल दें या कोई बात नहीं, इस इक्वेशन को थोड़ा सीधा लिख दो, x प्लस वाई बराबर 100, ठीक है ना, एंड ये इक्वेशन था x माइनस वाई बराबर 20, दोनों को सॉल्व कर लो जोड़ने पर, क्योंकि जुड़ जाएगा तो यहाँ पर लिख दो जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या होगा, कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा बराबर इधर बचेगा 80, तो x बराबर क्या आ जाएगा 40, तो यानी जो पहले वाली कार की स्पीड थी इसकी वो 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही थी। अब x का वैल्यू किसी में रख दो, इसमें रख दो x का वैल्यू, तो जब x बराबर इसमें रख दोगे 40, y को उधर भेज दो तो 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, हाँ 20 नहीं आएगा, x बराबर 40 है, x बराबर 40 है, x बराबर 40 रखोगे कितना आ जाएगा, x बराबर 40 रखोगे तो कितना हो जाएगा, जो x की वैल्यू आई है उसको आप किसी भी क्वेश्चन में आप रख दो, तो जब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है कितनी, हाँ गलत किए हैं यहाँ पे, गलत है बच्चा थोड़ा सा, ये गलत है, देखो ये कट गया तो ये 2x और ये दोनों 120 यहाँ पर आएगा ना, ये जो है 120 आएगा, भाई जोड़ रहे हैं ना तो 120 हो जाएगा ना जुड़ने पर, तो 120 तो x बराबर आएगा 20 छंगा 2 छंगे 12 60 किलोमीटर पर आवर, यानी पहले वाली जो गाड़ी थी ये वाली 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पहली गाड़ी चल रही है। अब जब 60 यहाँ पर रख दोगे 60, तो ये 20 उधर जाएगा घट जाएगा तो 40 बचेगा, तो यानी ये वाली गाड़ी जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर, तभी तो दोनों का सम जो है कि 100 हो रहा था, यहाँ पर देखो ना दोनों गाड़ियों का सम 100 आ रहा था, रख दोगे दूसरे में तो 100 वाई का वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, चलिए आज तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बात है, लास्ट क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं फिर से बता दूंगा, आपको इतना घबराने वाली बात नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 9 जो होता है इकाई कम हो जाता है, यानी जितना भी उसका क्षेत्रफल होता है उसमें से 9 कम हो जाता है जब उसकी लंबाई को 5 बढ़ा देते हैं और 5 इकाई कम कर देते हैं और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं। तो इसके सिचुएशन में हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा, क्वेश्चन का था 5 नंबर था, 4 का 5 नंबर, तो मान लो लंबाई, माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा y, तो यहाँ से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आयत का, आयत का है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा x y। अब प्रथम शर्तानुसार उसने क्या कहा था, प्रथम शर्त के अनुसार उसने ये कहा था, प्रथम शर्तानुसार उसने बच्चों ये कहा कि जो उसकी लंबाई और चौड़ाई जो होती है, लंबाई को हम क्या कर देते हैं, लंबाई को 5 इकाई कम कर देते हैं, तो उसकी लंबाई x थी उसमें से 5 कम कर देते हैं, और जो चौड़ाई थी, चौड़ाई में क्या करते हैं, चौड़ाई y थी, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देते हैं, तो 3 बढ़ा देते हैं, तो कहता है जो उसका क्षेत्रफल था x y उसमें से वो 9 कम हो जाता है, ये तो कहा ना, देखो ना क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है, तो देखो ना ये क्षेत्रफल इसका x y से 9 कम हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लो, पहले x y हो जाएगा, फिर इसका इसमें होगा तो प्लस का 3x, फिर प्लस नहीं बल्कि माइनस का 5y हो जाएगा और माइनस का 15 इक्वल टू, हाँ x y माइनस 9। अब x y से आपका x y कैंसिल हो जाएगा और ये 3x है और ये माइनस 5y है,
तो 3x माइनस 5y, और इसको उधर भेज दोगे, भेज दें उसको उधर, तो 9 6 15, यानी प्लस में 6 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर आपका ये फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जब सेकंड है इक्वेशन, उसमें कहता है यदि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है, सेकंड कंडीशन, तो द्वितीय शर्तानुसार उसने ये कहा है कि अगर हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं, इस बार दोनों को बढ़ाया गया, लंबाई को 3 बढ़ाया गया है, तो लंबाई 3 बढ़ गई और चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ाया गया। चौड़ाई को उसने 2 इकाई बढ़ाया है, देखो 2 इकाई, तो क्षेत्रफल 27 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, 27 बढ़ जाता है, तो यानी क्षेत्रफल एक्स वाई था, अब 67 बढ़ जाता है, 67 था ना, 67 था, 67, चलो तो इसको मल्टीप्लाई करवा देना, तो एक्स वाई प्लस 3y प्लस 3 गुना 6 बराबर यहाँ से एक्स वाई प्लस 67, यही हुआ। एक्स वाई से एक्स वाई काट देना, तो आपके पास हो जाएगा 3y, एक्स वाला कहाँ चला गया भैया, 3xy, 2x हमारे पर छोड़ दिए, तो यहाँ पर प्लस का 2x भी है, ठीक है ना, तो ये 2x तो बचेगा ही, है ना, और फिर 3y प्लस का 3y ही बचेगा, और 6 उधर भेज दो, तो इक्वल टू घट जाएगा 6, तो 61 बचेगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 आपके पास 2 इक्वेशन बन गए हैं, 1 और 2 इक्वेशन बन गए हैं। जब आप 1 और 2 को सॉल्व कर लोगे किसी भी मेथड से, तो आपके पास जो आंसर आएगा एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 17, और y इक्वल टू आएगा आपके पास, है ना, यस। ये आप सॉल्व कर लोगे तो x का वैल्यू और y का वैल्यू आपके पास पता चल जाएगी कि x की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू, तो उसने यही पूछा था लंबाई और चौड़ाई, तो ये हो जाएगी 17 इकाई, और ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन से करना था और आपको निकालना था, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपका ये एक्सरसाइज भी फिनिश होता है। मिलेंगे हम लोग फिर जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक कर देना अच्छी लगी हो, ठीक है ना। हमने 1 घंटे के अंदर ही पूरा चैप्टर ही फिनिश कर लिया है इस एक्सरसाइज को। बड़ा लेंदी चैप्टर था, लेकिन मैंने फिर भी, अगर मैं सारे क्वेश्चन बताता हूँ तो ये 1.5 घंटे पहुंच जाता है, इसलिए मैंने वही चीज को, सेम चीज को बार बार बताने से अच्छा है कि उतने पे रहो। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।